अब हम पढ़ेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 101। सीआरपीसी का जो सेक्शन 101 है वह कहता है अधिकारिता के परे तलाशी में अगर कोई चीज़ पाई गई है तो उनका डिस्पोजिशन, उनका जो बेन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस धारा के अंतर्गत है, जब तलाशी वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे है, तो उन चीज़ों में से जिनके लिए तलाशी ली गई है कोई चीज़ें पाई जाएं, तब वे चीज़ें इसके पश्चात उपबंधों के अधीन तैयार की गई उनकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया था तुरंत प्रभाव से ऐसी चीज़ों को लाया जाएगा। और यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है जो वहाँ अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीज़ें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत प्रभाव से ले जाई जाएंगी। जब तक कि तथ्य प्रतिकूल अच्छा कारण नहीं हो वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा। तो यह हमारा सेक्शन हो गया 101। सेक्शन 102 के अंतर्गत जो है कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 102 कहता है कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो इसके अंतर्गत है कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को अभिग्रहित कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथन है या जिसके बारे में जिस संपत्ति के बारे में यह संदेह है कि वह चुराई हुई संपत्ति है अथवा ऐसी परिस्थिति में पाई जाती है जिनसे किसी अपराध के किए जाने का संदेह उत्पन्न होता हो। और सेक्शन 102 सप्लोस 2 के अंतर्गत है यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के बाढ़ साधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अधिग्रहण की जो रिपोर्ट है, उस सीजर की जो रिपोर्ट है, वह उस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से ऐसी रिपोर्ट को देगा। उपधारा 3 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि उपधारा 1 के अंतर्गत अधिग्रहण उपधारा 1 के अंतर्गत कार्य करने वाला जो प्रत्येक पुलिस अधिकारी है अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अधिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से देगा। और जहां अभिग्रहित संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय के अंतर्गत नहीं लाई जा सकती, जहां संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है या जहां संपत्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरंतर रखा जाना अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं समझा जाता है, वहाँ उस संपत्ति को ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में जो यह वचनबद्ध यानी कि वह एक बॉन्ड इसके अंतर्गत भरेगा, यह बंध पत्र वह निष्पादित करेगा कि वह संपत्ति को जब भी कभी अपेक्षा की जाए न्यायालय के समक्ष उसको पेश करेगा और उसके बेन के अतिरिक्त जो आदेश है उनके जो पालना है वह उनकी सुनिश्चित करेगा। लेकिन अब यहाँ हम थोड़ा सा इसके अंतर्गत एक अपवाद है और वो अपवाद इस चीज़ के लिए है कि उपधारा 1 के अधीन अभिग्रहित की गई कोई संपत्ति है शीघ्रतया से और प्रकृत्या मतलब इमीडिएटली वह क्षयशील होने वाली है अर्थात उसका नाश होने वाला है और ऐसी संपत्ति के कब्जे का जो हकदार व्यक्ति है वह अज्ञात है अथवा अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम है तो उसका पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी के द्वारा ऑक्शन के द्वारा उस वस्तु का विक्रय किया जा सकेगा। और सेक्शन 457 सीआरपीसी के सेक्शन 458 सीआरपीसी के जो उपबंध है वो ऐसे विक्रय के जो आगम हैं उन आगमों को तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। यह हमारा है सेक्शन 102 जो अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में विवेचना करता है। अब सेक्शन हो गया हमारा 103 सेक्शन 103 के अंतर्गत है मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। यानी कोई भी मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए वह सक्षम है अपनी उपस्थिति के अंतर्गत तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। अर्थात वह यह कह सकता है कि जो तलाशी ली जाए वह उसकी उपस्थिति के अंतर्गत ली जाए। सेक्शन 104 के अंतर्गत है पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की अर्थात उसको इम्पाउंड करने की शक्ति। तो
तो यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी दस्तावेज को या किसी चीज़ को जो संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है परिबद्ध कर सकता है, एम्पाउंड उसको वह कर सकता है। सेक्शन 105, सेक्शन 105 के अंतर्गत है आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था, अर्थात कुछ आदेशिकाओं के बारे में एक व्यतिकारी व्यवस्था दे रखी है। तो जहाँ उन राज्य क्षेत्रों का जिन पर इस न्यायालय का विस्तार है, इसके पश्चात जो कि है इस धारा में उक्त राज्य क्षेत्र में कहा गया है, कोई न्यायालय यह चाहता है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम की समन की या गिरफ्तारी के वारंट की या उस व्यक्ति के नाम से अपेक्षा करने वाले किसी समन की, दस्तावेज की या किसी अन्य चीज़ की हाजिरी की अपेक्षा की जाए, उसको पेश करने की अपेक्षा की जाए, तो वह उसकी तामीली या उसका जो निष्पादन है वह किसी ऐसे स्थान के अंतर्गत किया जाए जो उन राज्य क्षेत्रों के बाहर भारत में किसी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत है। तो न्यायालय धारा 68 के जो उपबंध है, धारा 68 के अंतर्गत जो तामीली के जो उपबंध हैं वो उसी प्रकार से उसके अंतर्गत लागू होंगे मानो जिस न्यायालय ने वह भेजा गया है उसका पीठासीन अधिकारी उक्त राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट है। अर्थात लोकल लिमिट्स से बाहर भी यदि कोई समन वारंट या किसी दस्तावेज पेश करने का, कोई समन वारंट या व्यक्ति को पेश करने का या अन्य किसी दस्तावेज अन्य चीज़ को पेश करने का कोई वारंट या समन है और वह लोकल लिमिट्स के बाहर, स्थानीय अधिकारिता के बाहर अगर वह तामीली के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए, निष्पादन के लिए जाता है, तो उस स्थिति के अंतर्गत वह मजिस्ट्रेट जिसके लिए वह ऐसा प्रेषित किया गया है उक्त आदेश के संदर्भ में उतनी ही अधिकारिता रखेगा जितने की जारी करने वाला न्यायालय रखता है। इस धारा का मुख्य प्रावधान यही है सेक्शन 105 का। अब हमारा आता है चैप्टर 7A। चैप्टर 7A के अंतर्गत जो है सेक्शन 105A से 105L तक, उसके अंतर्गत है कुछ मामलों के अंतर्गत सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और उसकी समापरण के लिए जो प्रक्रिया है, उस कुर्की और समापरण के लिए प्रक्रिया दे रखी है। तो 105A से लेकर के 105 तक इस धारा का इस धारा के उपबंधों को जो कि जोड़ा गया है। और यह दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1993 CRPC अमेंडमेंट जो एक्ट 1993 है, उस 1993 के अधिनियम के द्वारा इस धारा को अधिस्थापित जो किया कि वह किया गया है। 1993 का एक्ट नंबर यह है 40 था, तो उस एक्ट के द्वारा इस धारा को जो कि स्थापित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले धारा 105A के अंतर्गत जो परिभाषा का खंड दे रखा है, तो उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है हमारी वो है संविदाकारी राज्य, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेट। तो इसके अंतर्गत भारत से बाहर कोई भी देश या कोई भी स्थान अभिप्रेत है जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार के द्वारा संधि के माध्यम से या अन्यथा अन्य सरकार के साथ किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था की गई है, तो ऐसा जो राष्ट्र हमारा होगा उसको हम संविदाकारी राज्य कहेंगे। ये इसमें परिभाषा खंड के अंतर्गत दे रखा है। और फिर इसमें इसका सब क्लोज ख के अंतर्गत उसमें पहचान करने की परिभाषा है। उसके बाद में सब क्लोज ग के अंतर्गत अपराध का आगम की परिभाषा दे रखी है। घ के अंतर्गत संपत्ति से भौतिक या अभौतिक जो संपत्ति है उसके बारे में प्रावधान दे रखा है। और ण के अंतर्गत दे रखा है पता लगाना। और 105 जो ख है उसके अंतर्गत दे रखा है व्यक्तियों का अंतरांग सुनिश्चित करने में सहायता करना। और 105 ग के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की या उसके समापरण के आदेशों के संदर्भ में सहायता। 105 घ के अंतर्गत है विधि विरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना। 105 ण के अंतर्गत है संपत्ति का अभिग्रहण या उसकी कुर्की करना। और 105 च के अंतर्गत है इस अध्याय के अधीन अभिग्रहित या समापरत संपत्ति का प्रबंध करना। 105 6 के अंतर्गत है संपत्ति के समापरण की सूचना। 105 ज के अंतर्गत है कतिपय मामलों में संपत्ति का समापरण। 105 झ के अंतर्गत है समापरण के बदले जुर्माना। 105 ण के अंतर्गत है कुछ आदेशों का अकृत और शून्य होना। तो इसके अंतर्गत यह दे रखा है कि जहां धारा 105 ण की उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश करने में या धारा 105 6 के अधीन कोई सूचना जारी करने के पश्चात
उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट कोई संपत्ति किसी भी रीति से अंतरित कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है, वहाँ इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अंतरणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसे ट्रांजेक्शन्स पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और यदि ऐसी संपत्ति बाद में धारा 105 जय के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को समर्पित हो जाती है, अर्थात केंद्रीय सरकार अपने कब्जे के अंतर्गत ऐसी संपत्ति को ले लेती है, तो ऐसी संपत्ति का जो अंतरण है, ट्रांजैक्शन है, वह अकृत और शून्य समझा जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 105 टै के अंतर्गत अनुरोध पत्र के बाबत प्रक्रिया दे रखी है, और 105 ठे के अंतर्गत है अध्याय का लागू होना। तो इसके संदर्भ में भी यह दे रखा है कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसे संविधाकारी राज्य के संबंध में जिसके साथ व्यतिकारी व्यवस्था जो है वह की गई है, इस अध्याय का लागू होना ऐसी शर्तों के, ऐसे अपवादों के या ऐसी अहर्ताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, स्पेसिफाई की जाए। तो ये हमारा सेक्शन 105 कैसे लेकर 105 ठे तक हुआ। अब जो हमारी आगे की कक्षा होगी, उस आगे कक्षा में मैं आपको बहुत ही मेजर टॉपिक है चैप्टर 8 जो सेक्शन 106 से लेकर के 124 तक दे रखा है, जिसमें परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति लिए जाने का प्रावधान दिया गया है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो इसके बारे में मैं आपको सेक्शन 106 से आगे कक्षा में पढ़ाऊंगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।